हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम में। तो आज अपनी इस वीडियो एग्री कंसेप्ट एंड अपडेट्स में हम पढ़ेंगे एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या चीज है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हम सभी जानते हैं। हिंदी में से हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप इसी से समझ सकते हो कि ये एक मिनिमम अमाउंट है, या एक कह सकते हैं कि एक सबसे कम अमाउंट है जो गवर्नमेंट गारंटी देती है फार्मर्स को बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रॉप सीजन। मतलब जैसे अभी खरीफ का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो सीजन के स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप पैडी ग्रो करोगे तो हम आपको इतने रुपए की गारंटी देते हैं कि इतने रुपए में हम इसे परचेज कर लेंगे। तो दिस इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या जिसे हम बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो आज हम इसके डिटेल्ड कंसेप्ट को जानेंगे। क्या इसमें गाइडलाइंस हैं, कौन इसे डिसाइड करता है, कैसे ये डिसाइड होती है, क्या इसकी मेथड ऑफ कैलकुलेशंस हैं, किस मेथड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलकुलेट करती है, कौन सी मेथड एमएस स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंड करती है, और इस साथ ही इसमें क्या इश्यूज हैं। सबसे बड़ा इश्यू तो यही है कि फार्मर अभी सेटिस्फाइड नहीं है एमएसपी कैलकुलेशन की मेथड से। तो क्या कैलकुलेशन की मेथड होनी चाहिए फार्मर्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट का उसमें क्या कहना है, ये हम देखेंगे। साथ ही दूसरा सबसे बड़ा इश्यू जो अभी आया है वो है एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स की वजह से। तो एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स की वजह से क्या इश्यू है, क्या फार्मर्स के अंदर डर है, ये हम समझेंगे आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहे हैं हमारी आज इस वीडियो में पूरे लास्ट तक। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। मैंने एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से किया है पंतनगर से। साथ ही अभी उसके बाद से मैं एज एन एएफओ वर्क कर रहा था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। दोस्तों, जब भी मैं ये बात बताता हूं तो सभी का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर आपकी इनकम कितनी थी, आपकी मंथली इनकम कितनी थी। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैंने अपनी डिटेल्ड इनकम, जो मेरी सैलरी स्लिप थी लास्ट मंथ की, अप्रैल 2021 की, वो मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपको उससे पता चल जाएगी कि मेरी कितनी सैलरी थी, और आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आप एएफओ के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एएफओ की जो मंथली सैलरी होती है वो कितनी होती है, क्या उसकी सैलरी होती है, क्या उसके अलाउंसेस होते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में ये इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन अबाउट एमएसपी। तो एमएसपी कौन अनाउंस करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर नाबार्ड में भी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएसपी कौन अनाउंस करता है। तो देखो, इसमें दो चीजें यहाँ पे कंफ्यूज करती हैं हमें। एक तो क्या है कि अनाउंस कौन करता है? अनाउंस करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर, रिकमेंड कौन करता है? गवर्नमेंट को कौन रिकमेंड करता है? तो उसके लिए कमीशन है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी जिसे हम बोलते हैं, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये रिकमेंड करता है, ये अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग एमएसपी को अनाउंस करती है। तो रिकमेंड एमएसपी की जाती है सीएसीपी के द्वारा, और अनाउंस की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ऑल्दो एमएसपी के कंटेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स को ये छूट दी जाती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो एमएसपी फिक्स है उसके ओवर एंड अबव कुछ बोनस देना चाहती हैं तो दे आर इंडिपेंडेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ही एमएसपी का प्राइस फिक्स करती है। उसके ऊपर स्टेट उसमें कुछ एडिशनल दे सकते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ये एमएसपी फिक्स कर दी जाती है बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन ऑफ द सर्टेन क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स के लिए एमएसपी दी जाती है, कितनी क्रॉप्स हैं ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। अभी हम देखेंगे कितनी क्रॉप्स हैं। तो उसके स्टार्टिंग में ही, सोइंग सीजन के स्टार्टिंग में ही एमएसपी फिक्स कर दी जाती है। जैसे अगर खरीफ सीजन है तो उसके लिए अभी एमएसपी फिक्स कर दी जाएगी। रबी है तो अक्टूबर के मंथ में ही उसकी एमएसपी फिक्स कर दी जाती है। किसके लिए? रबी क्रॉप्स के लिए। बेसिक एम क्या है उसके पीछे? उसके पीछे बेसिक एम यही है कि फार्मर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। अगर शार्प फॉल होता है फार्म प्राइसेस में, मतलब जब वो मार्केटिंग करता है, जैसे कि मान लीजिए अभी उसने खरीफ की क्रॉप ग्रो करी, उसने पैडी लगाया, पूरी मेहनत करके उसने पैडी लगाया। जब बेचने का टाइम आया सितंबर अक्टूबर में, पता चला कि इतनी बम्पर क्रॉप हुई कि मार्केट में इतना ज्यादा सप्लाई हो गई कि सारे प्राइसेस डाउन हो गए। तो इस जो प्राइस डाउन हुए हैं, इसके रिस्क से बचाने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है। प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर फार्मर अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल इन द प्राइस ड्यूरिंग द बम्पर प्रोडक्शन ईयर्स। तो ये इसका मेन एम हो गया। देन सेकंड इज द एमएसपी आर अ गारंटी प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ में गारंटी है, जिसको एक बहुत बड़ा हम सपोर्ट मान सकते हैं फार्मर की
फार्मिंग के लिए। साथ ही साथ फार्मर को डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े। ऑल्दो हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर कंडीशन इन इंडिया बहुत ज्यादा खराब है, फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेल करनी ही पड़ती है बहुत जल्दी, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा इसका रीजन यही है कि हमारे पास जितने भी फार्मर्स हैं उनके पास लैंड होल्डिंग कैसी है, ये या तो वो मार्जिनल है या तो वो स्मॉल फार्मर है। मैक्सिमम मार्जिनल फार्मर्स हैं, लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग एरिया है। तो डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है क्योंकि कैश की रिक्वायरमेंट होती है, कैश ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो इसलिए फार्मर को उस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए कि ऐसा ना हो कि उसकी डिस्ट्रेस सेल करने का फायदा कोई भी उठा के उसको कुछ भी औने पौने दामों में खरीदने के लिए विवश करे, तो गवर्नमेंट एमएसपी का सपोर्ट देती है। और साथ ही साथ एमएसपी से फायदा क्या है, टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो गवर्नमेंट परचेज करती है तो गवर्नमेंट को उससे क्या ईज होती है, गवर्नमेंट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करती है उसके लिए गवर्नमेंट एक टाइप से उसको परचेज कर लेती है। तो दोनों को ही फायदा होता है, कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर। अब हम आते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, देखो ये मैं आप लोग को दिखाने का मकसद ये है, पीआईबी का ये अपडेट है 21 सितंबर 2020 का। तो इसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि गवर्नमेंट एमएसपी कितनी क्रॉप्स के लिए दे रही है, 22 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए। मैंने कई जगह देखा है, कहीं पर 23 क्रॉप्स लिखा रहता है, कहीं पर 24 क्रॉप्स लिखा रहता है, कहीं पे इवन 26 क्रॉप्स भी लिखा रहता है। आपको ये पता होना चाहिए, थ्रू दिस पीआईबी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एमएसपी कितनी क्रॉप्स के लिए फिक्स किया है, सिर्फ 22 क्रॉप्स के लिए। और ये बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट डेटा है। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न रिप्लाई किसने दिया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इन लोकसभा। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एमएसपी कितनी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, 22 के लिए। अब कोई भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं जिसके लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, जिसमें 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं। साथ ही साथ पहले तो 2 कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं जिसमें जूट एंड कोपरा है। इनके एडिशन में मतलब 22 क्रॉप्स के साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी फिक्स करती है तोरिया का और डी हस्क कोकोनट का, ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी जो रेपसीड एंड मस्टर्ड फिक्स किया जाता है। तो ओवरऑल जो एमएसपी है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है वो 22 क्रॉप्स के लिए है। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा शुगर केन, तो शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स किया जाता है। सीएससीपी का पोर्टल अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको वहां पे 23 कमोडिटीज दी रहती हैं। यहाँ पे बस एक डिफरेंस ये है कि इन्होंने शुगर केन को इसमें ऐड किया हुआ है। ऑल्दो इन्होंने खुद ही इसके नीचे अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बताया है कि उसकी टेक्निक अलग है, उसकी प्राइसिंग पॉलिसी डिफरेंट है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस पॉलिसी से उसको कैलकुलेट किया जाता है, बाकी सारी ही क्रॉप्स दी गई हैं। तो क्योंकि पोर्टल में ये दिया रहता है कि सीएससीपी रिकमेंड करता है 23 कमोडिटीज के लिए, तो उसमें जो शुगर केन है वो एमएसपी के एम्बिट में नहीं है, वो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस के लिए है। तो आपके ये दोनों ही डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई दूसरा सोर्स मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सोर्स के साथ इसको मेंशन कीजिए, हम जरूर उसको रेक्टिफाई करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कहाँ क्या क्या इशू होते हैं और किस वजह से हमारे क्वेश्चन आगे गलत हो सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो के बाद पता होना चाहिए कि 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी फिक्स किया जाता है। गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप, ये हमने देख लिया। साथ साथ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। तो अब आपको क्लियर हो गया, 14 क्रॉप्स खरीफ सीजन की, 6 क्रॉप रबी सीजन की एंड 2 कमर्शियल क्रॉप है। उनके साथ ही साथ 2 एडिशनल तोरिया और डी हस्क कोकोनट का भी एमएसपी फिक्स किया जाता है। किसके बेसिस पे, रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड कोबरा के बेसिस पे। अगर इनको हम क्रॉप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो 7 सीरियल्स के लिए एमएसपी फिक्स होता है, 5 पल्सेस के लिए फिक्स होता है, 8 ऑयल सीड्स के लिए होता है। अब ऑयल सीड में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर तोरिया भी मेंशन है, बट मैंने जैसे अभी आपको बताया है तोरिया के लिए एडिशनल एमएसपी फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड, एमएसपी के एम्बिट में नहीं है। देन है रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा एंड डी हस्क कोकोनट। तो अगेन सेम। सिमिलरली शुगर केन का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 22 क्रॉप्स के लिए ही एमएसपी हमारा कैलकुलेट होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप हमें जरूर लिख के भेजें। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया था फॉर द लास्ट खरीफ सीजन का। जो सोर्स है वो farmer.gov.in है, वहां से आप इसको देख सकते हो। स्टेटमेंट फॉर द एमएसपी, तो यहाँ पे सारा दिया गया है। ऑल्दो एग्जाम्स में एमएसपी नहीं पूछा जाता है कि कितना था। मेजर क्रॉप्स का मे भी आपसे पूछ सकते हैं, तो बट ये क्योंकि लास्ट ईयर का था, अभी नए ईयर का अनाउंस नहीं हुआ है, तो अभी जो नया लेटेस्ट अनाउंस होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए। लास्ट ईयर जो कॉमन ग्रेड पैडी था उसका 1868 था, ग्रेड 1 पैडी का 1888 था। बाकी क्रॉप्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है, या
देख सकते हो। ये पीआईबी में पब्लिश हुआ था, उसमें प्रोजेक्टेड कॉस्ट भी दी थी खरीफ मार्केटिंग सीजन की, तो उसके ऊपर कितना इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये भी बताया था, और रिटर्न ओवर कॉस्ट कितना है ये भी इसमें दिया हुआ है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप लोग इस पे बहुत ज्यादा ना जाएं, आपको बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप जैसे पैडी एंड व्हीट है उसका एमएसपी पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये रबी सीजन की क्रॉप्स के लिए एमएसपी का दिया हुआ है, लास्ट 10 ईयर्स का ये एनालिसिस है पूरा, जैसे अभी हमने पहले देखा था farmers.gov में आपको ये मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रबी क्रॉप्स के लिए क्या फिक्स किया था एमएसपी, वो इसमें दिया गया है, वीट टिल 1975 है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, रबी सीजन 2020 लिखा रहता है और रबी मार्केटिंग सीजन 2021 लिखा रहता है, क्योंकि ये क्रॉप 2020 के नवंबर में ग्रो की गई थी, इसलिए इसको रबी सीजन 2020 कहा जाता है। और क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग होती है वो अप्रैल 2021 में होती है, तो इसके लिए इसको रबी मार्केटिंग सीजन 2020 एंड 21 लिखा जाता है। आप यहाँ पे देखोगे एमएसपी फॉर रबी मार्केटिंग सीजन 2020 एंड 21 है, और एमएसपी फॉर द रबी मार्केटिंग सीजन 2021 एंड 22 है इस साल का। तो पिछले साल का 1925 था, इस साल का 1975 है। अब मार्केटिंग सीजन क्योंकि हम 2021 में आ गए हैं और फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो जाता है, इसलिए इसको 2021 एंड 22 दिया रहता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एमएसपी फॉर द रबी मार्केटिंग सीजन 2021 और 22 क्या है, तो आप ये मत लिख के आइएगा कि इट इज नॉट येट अनाउंस्ड। ये आपको पता होना चाहिए कि रबी मार्केटिंग सीजन मतलब जो अभी चल रहा है उस सीजन का है। ऑल्दो रबी सीजन 2020 रहता है, और एमएसपी उसके लिए कब फिक्स किया जाता है, सेल की जाती है, तो ये क्लियर रहना चाहिए। तो वीट का एमएसपी जैसे कि इस बार 1975 था, उसके ऊपर बोनस भी दिया गवर्नमेंट ने, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट दिया। तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि कितना एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स किया, क्या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, कितना उसके ऊपर इंक्रीज हुआ पिछले साल से, कितना डिफरेंस आया, ये सारा कुछ उसमें दिया है। बट ये अगेन डेटा होता है, तो इसमें इतना ज्यादा आप डेटा में ना जाए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, सोर्सेज आपके क्लियर होने चाहिए। पीआईबी से ये हम लोगों ने लिया हुआ है। आजकल मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप है, बहुत सारे टेलीग्राम में बहुत सारे पीडीएफ घूमते रहते हैं विदाउट एनी रेफरेंस, हमको पता भी नहीं चलता कि ये लेटेस्ट है कि नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको याद करना जितना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मुश्किल होता है आपको भूलना। अगर आपने कुछ गलत डिजिट याद कर दिया तो आपके लिए वो भूलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। देन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी। एमएसपी को डिटरमाइन करने के लिए सीएसीपी किन बातों को ध्यान में रखती है। सबसे पहला है डिमांड एंड सप्लाई चेन। डिमांड कितनी है मार्केट में और कितनी उसके हिसाब से सप्लाई हो रही है, मींस कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है फार्मर की। प्राइस की ट्रेंड क्या है मार्केट में, बोथ डोमेस्टिक मार्केट में एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी क्या है। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, या जो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के बीच में क्या ट्रेड टर्म्स हैं। और मिनिमम 50% एज अ मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये देने की कोशिश की जाती है हर एमएसपी में। और साथ ही साथ इंप्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, कंज्यूमर पे भी उसका क्या इंप्लीकेशन होगा। ये ही नहीं, सिर्फ ये ध्यान में नहीं दिया जाता है कि फार्मर का ही इंटरेस्ट सर्व हो, साथ ही साथ कंज्यूमर का भी इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। अब मेथड ऑफ कैलकुलेशन है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या है एमएसपी की, तीन मेथड है एमएसपी की कैलकुलेशन की। सबसे पहली मेथड है ए2 मेथड। ए2 मेथड क्या कहती है, एमएसपी को सेट करना है 50% हायर। 50% हायर में करना है किसके 50% हायर, जितना फार्मर स्पेंड करता है किस पे, फार्मिंग पे, जितना उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द स्पेंडिंग ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। सिंपली आप कह सकते हो कि जितनी कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है और जो उसका लेबर कॉस्ट लगी है, तो उस कॉस्ट को मिला के जितना भी टोटल आएगा उसके ऊपर 50% इंक्रीज दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द A2 मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एमएसपी। देन सेकंड मेथड है A2 प्लस एफएल मेथड। A2 प्लस एफएल मेथड क्या कहती है, एमएसपी को 50% हायर पे सेट करना है। अगेन 50% किसका, A2 मेथड में जो हम इनपुट्स और लेबर की बात कर रहे थे उसके साथ ही साथ जो वैल्यू होगी लेबर की, जो उसके खुद के फैमिली मेंबर एंगेज है एग्रीकल्चर वर्क में, उस फैमिली मेंबर की भी लेबर वैल्यू निकाल के उसमें ऐड की जाएगी, और जो टोटल आएगा उसके ऊपर 50% हाइक पे हम A2 प्लस एफएल मेथड से एमएसपी को फिक्स करेंगे। तो A2 मेथड में और A2 प्लस एफएल मेथड में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फैमिली लेबर इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे फैमिली लेबर भी इंक्लूडेड है। देन थर्ड मेथड है जो सबसे बेस्ट मेथड है, जिसको हम C2 मेथड कहते हैं, जिसको MS स्वामीनाथन कमेटी भी रिकमेंड करती है, बट गवर्नमेंट अभी उसको फुली अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो C2 मेथड क्या कहती है, A2 प्लस एफएल के ऊपर, मतलब जितना A2 प्लस एफएल में हम उसको तो कैलकुलेट करेंगे ही, साथ हम और क्या देखेंगे, वैल्यू ऑफ अदर स्पेंडिंग,
जिसमें क्या इंक्लूड होगा, रेंट एंड अदर असेट्स, जिसमें लैंड का रेंट भी इंक्लूड करेंगे, या अगर उसके पास कुछ फिक्स्ड मशीनरी है उसका रेंट भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, अगर उसका कोई एसेट है उसका रेंट भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो मतलब जितना उसके पास फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि उसके वेयरिंग एंड टीयरिंग में भी खर्चा आता है, तो एमएस स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंड करती है कि उसको भी एमएसपी में कैलकुलेट किया जाना चाहिए, उसके ऊपर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे याद हो जाना चाहिए कि A2 मेथड में हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट प्लस लेबर है, A2 प्लस एफएल में हमारा कॉस्ट ऑफ इनपुट्स प्लस लेबर प्लस फैमिली लेबर है, C2 मेथड में कॉस्ट ऑफ इनपुट्स लेबर प्लस फैमिली लेबर प्लस स्पेंडिंग ऑन रेंट, लैंड रेंट भी आप कह सकते हैं, या जितने उसके असेट हैं उसका जो रेंट है वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट A2 प्लस एफएल मेथड से कैलकुलेशन करती है, बट फार्मर चाहते हैं कि C2 मेथड से इसको डिसाइड किया जाए। अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर या फिर न्यूज देखते होंगे तो उसमें कई बार हंगामा होता है कि C2 मेथड से क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाए। तो C2 मेथड यही है, मैंने आपको बता दिया C2 मेथड क्या है। गवर्नमेंट किस मेथड से कैलकुलेट करती है, ये जो क्वेश्चन का आंसर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया था 3 मार्च 2020 को, तो उन्होंने खुद बताया कि CACP कंसीडर बोथ A2 प्लस एफएल एंड C2 कॉस्ट while recommending MSP। उन्होंने बताया कि CACP किस पे ओनली A2 प्लस एफएल मेथड को रिटर्न के लिए यूज करती है, साथ ही साथ C2 कॉस्ट यूज की जाती है प्राइमरली एज अ बेंचमार्क रेफरेंस कॉस्ट, या फिर जिसको हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाहती है कि हम A2 प्लस एफएल और C2 को दोनों को ही ध्यान में रखते हैं ओवरऑल, बट अगर आप इसका पूरा जस्ट समझेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन A2 प्लस एफएल से किया जाता है, ऑल्दो कंपैरिजन C2 मेथड से किया जाता है। तो यहाँ पे थ्रू दिस पीआईबी रिलीज ये कंफर्म होता है कि गवर्नमेंट अभी भी A2 प्लस एफएल मेथड पे है, ऑल्दो गवर्नमेंट टेंड करती है C2 मेथड की तरह, बट इट इज नॉट फुली एप्लीकेबल। अगर आप देखो तो दिल्ली गवर्नमेंट कई बार क्लेम करती है कि हम लोग जो भी एमएसपी फिक्स करेंगे ओवर एंड अबव द सेंट्रल गवर्नमेंट जो एमएसपी फिक्स करती है वो C2 मेथड के हिसाब से होगा। देखो आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल कई बार ये बोलते हैं कि हमने जो एमएसपी है वो अकॉर्डिंग टू द MS स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से दी है। तो MS स्वामीनाथन कमेटी क्या रिकमेंड करती है, C2 मेथड। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि कैलकुलेशन ऑफ एमएसपी किस पे होता है। देन इसमें कंट्रोवर्सीज क्या है, या हम कह सकते हैं इश्यूज क्या है। तो एक सबसे बड़ा इश्यू यही है कि A2 प्लस एफएल मेथड से किया जा रहा है और फार्मर कह रहा है कि हमें C2 मेथड चाहिए। सिंपल सी बात है, उसको ज्यादा पैसा चाहिए, जितनी हमें क्रॉप अभी वो बेचता है एमएसपी जो फिक्स की जाती है वो बहुत कम है, वो रियली बहुत कम है। अगर आप देखो 1975 रुपीज है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती ही जा रही, क्योंकि कॉस्ट ऑफ केमिकल्स इतनी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इनपुट्स बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग है वो बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ अभी जो गवर्नमेंट ने नई मार्केटिंग रिफॉर्म लेकर आई गवर्नमेंट पिछली बार, तो उसके बाद से फार्मर के अंदर ये बहुत ज्यादा एग्रेशन आ गया है, उनको डर उनके अंदर बैठ गया है कि हमारी एमएसपी कहीं खत्म ना हो जाए। क्योंकि जो गवर्नमेंट दो बिल लेकर आई, जिसमें पहला बिल था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, तो उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है वो उसको कहीं भी ट्रेड कर सकता है, नॉट विद इन द एपीएमसी मार्केट, वो एपीएमसी मार्केट के बाहर भी आउटसाइड मार्केट सेट हो सकती है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर सेट कर सकता है मार्केट को, और फार्मर के पास चॉइस है कि वो एपीएमसी में सेल करे या किसी आउटसाइड एपीएमसी को वो सेल करे। तो यहाँ पे फार्मर्स को ये डर लग रहा है कि अगर हमारी एपीएमसी मार्केट नहीं रहेंगी तो हमको एमएसपी की गारंटी कौन देगा। पता चला कि कल के दिन जो प्राइवेट प्लेयर्स है मार्केट में उनकी मोनोपोली हो गई और वो एमएसपी भी ना दे। तो ये सबसे बड़ा डर बैठा हुआ है फार्मर्स के अंदर, जिसकी वजह से इतना एजिटेशन अभी भी चल रहा है। Then second है the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ये बिल लाया गया था। तो इस बिल के बाद जो फार्मर्स को दिक्कत है, फार्मर्स को दिक्कत ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करेंगे वो तो बहुत बड़े प्लेयर होंगे, वो कॉर्पोरेट प्लेयर होंगे, उनके पास बहुत बड़ी टीम होगी, उनके पास अपना लीगल सेटअप होगा, सब कुछ होगा, बट अगर वो कल के दिन कोई भी हमारी जो मतलब फार्मर की कंडीशंस है उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फार्मर कहाँ जाएंगे, किसे बोलेंगे। फार्मर को डर लगता है क्योंकि फार्मर अभी भी एक टाइप से डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके पास उतने तरीके नहीं है अपनी बात को रखने के लिए, कहाँ से उसको जस्टिस मिलेगा, ये उनका अभी भी इश्यू है। उनको एक सबसे बड़ा डर है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, तो ये डर उनके अंदर अभी भी बैठा हुआ है। बाकी ये सारे उनके डर हैं, गवर्नमेंट उन्हें समझाने की कोशिश करती है, बट आप फिर भी देख सकते हैं कि एजिटेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये दो कंट्रोवर्सी है कि एक तो एमएसपी C2 मेथड से किया जाए और दूसरा है साथ ही साथ कि एमएसपी हमारा ना छिन जाए, एमएसपी कम से कम बना रहे, इतनी गारंटी तो गवर्नमेंट दे फार्मिंग करने के लिए। सो दोस्तों, दिस इज अबाउट द एमएसपी।
अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर लिख के भेजिए। आपका अगर डाउट है कि 22 क्रॉप्स नहीं है, 23 क्रॉप्स हैं एमएसपी के अंदर, या 24 क्रॉप्स हैं, या 25 क्रॉप्स हैं, तो आप वो जरूर अपनी क्लियर करें। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता है तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के दें, साथ ही साथ रेफरेंस भी दें जहाँ पे वो मेंशन है। आप जरूर हमें बताएं और प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे एग्रीबी चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलरली इस टाइप के कंसेप्ट वीडियोस लेकर आते रहते हैं आपके लिए। साथ ही जाने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि एफसीआई का टेक्निकल कोर्स भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है फॉर एग्री स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको जो सबसे अच्छा फायदा होगा, आपके जो पांचों सब्जेक्ट हैं अंदर द पार्ट बी ऑफ द एफसीआई टेक्निकल, वो सारे ही हम कवर करते हैं, जिसमें केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड एक्ट्स है, एंटोमोलॉजी है और साथ ही साथ एग्रीकल्चर है। उसके साथ ही आपका जो पार्ट ए है वो तो कंप्लीट होगा ही होगा। सबसे यहाँ ज्यादा फायदा आपको कोर्स परचेज करने का ये है कि यहाँ पे हम लोग रेगुलर लाइव सेशंस करते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट अपनी कोई भी क्वेरी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी तरीके का आपका कोई भी डाउट है, आपको एक्सपर्ट से बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ विजिट करें examb.com और किसी भी चीज के लिए हमें जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।